मनीष डांगी मैक्रो इन्वेस्टर हैं और सारे एलिमेंट्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं और उसका बाजार पे क्या असर होता है ये हमारे लिए एनालाइज करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग मनीष। मनीष, ये मैक्रो कंसर्न तो बाजार में रिफ्लेक्ट हो रही हैं थोड़ी बहुत, बट आपको क्या लगता है ये यहाँ से वर्सन होंगी या यहाँ से इम्प्रूव हो सकती हैं? क्योंकि क्रूड बहुत 105 के आसपास आ गया है और इंडिया के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। आपको क्या लग रहा है अभी? गुड मॉर्निंग अजय। तो बेसिकली मैक्रो जो नैरेटिव है वो तीन हमारे सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं अभी हमारे देश के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए या जनरली रिस्क ऑन के लिए। तो एक जो आपने बताया कि क्रूड, अब उसके भी कई सारे रीजन है बट मोस्टली सप्लाई जो उसकी बहुत लिमिटेड है। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, मैं काफी महीनों से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सालों तक क्रूड जो है वो उन लेवल्स पे रहे जिसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं है और हमारे देश की ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं है। हालांकि कई सारे देश इससे बेनिफिट करते हैं, लेकिन कई सारे देश जैसे यूरोप हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, उससे उससे उसका बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हम बहुत बड़ा अमाउंट क्रूड का आज का जो भाव है उस हिसाब से हम 4.5% अपने जीडीपी का जो है वो क्रूड पे खर्च करते हैं, बाहर से क्रूड इंपोर्ट करके। तो अगर क्रूड इस लेवल पे सस्टेन करता है अजय, और इनफैक्ट मेरा व्यू है कि हो सकता है कि इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर क्रूड यहाँ से ऊपर जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर हो सकता है, रिस्क के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। दूसरा, उसके अगर ये सॉल्व होता है तो हमको फिर दूसरा स्पीड ब्रेकर को फेस करना पड़ेगा, और वो है कि यूएस अपने इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। तो अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ती है तो जब जब ऐसा होता है तब तब इमर्जिंग मार्केट्स और खास करके हमारे जैसे देश जो बाहर की कैपिटल के ऊपर एफडीआई के पैसे से हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारा मार्केट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। उसकी वजह से वो दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है अगर वो इंटरेस्ट रेट्स काफी तेजी से टाइट हो। और तीसरा जो स्पीड ब्रेकर है जो इमीडिएटली अभी लग रहा है, और लेकिन वो हो सकता है कि पूरे अगले काफी सालों तक रहे, वो ये जो वॉर गेम्स जिसको हम अभी देख रहे हैं। काफी महीनों से मैं इस बात के कई प्लेटफॉर्म्स मैंने इसकी बात करी है कि हम उस माहौल में अजय घुस रहे हैं जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हर साल 2 साल में कुछ न कुछ कहीं न कहीं इस तरह के नेशन स्टेट्स के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़े चलते रहे। अभी वो जो यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, कुछ सालों में या कुछ महीनों बाद में ऐसा हो सकता है कि ताइवान के इशू को लेकर के हो, यानी कि ईस्ट जापान या रादर ईस्ट चाइना सी में कुछ हो। हमारे देश में भी जो हमारा नॉर्दर्न नेबर है, ये सब कुछ लिंक्ड है अजय, दैट जो डोकलाम हुआ, उसके बाद में लद्दाख हुआ, और अब किस तरीके से हमारे जो रिश्ते जो है वो चाइना से धीरे 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 कमजोर हो रहे हैं। तो हम उस जमाने में, उस समय में घुस रहे हैं अजय, जो पिछले 20-30-40 सालों से डिफरेंट है, जिसके अंदर पुराने तरीकों से जो देश हैं एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं। तो ये जो सारा सेटअप है ना अजय, क्रूड हो गया, फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई यूएस डॉलर को लेकर के और यूएस रेट्स को लेकर के, और फाइनली जो ये वॉर गेम्स हैं, ये सब चीजों में के सेटअप के अंदर रिस्क बहुत आपको अच्छे से रिवॉर्ड करता नहीं है। इसलिए मेरा व्यू पिछले 5-7 महीनों से यही है कि इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा बना लिया है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा रिस्क ऑफ में रहना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही बात आपने बोली मनीष। ये और इनफैक्ट बाजार में जो 7-8 करोड़ नए डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं, वो उस कम्युनिटी को रिस्क ऑफ सिनेरियो में कैसे बिहेव करना है इसका कम एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस समय अपने पोर्टफोलियोज में रिस्क को कैसे हेज करें। क्या आप गोल्ड पे ओवरवेट पोजीशन है अभी आपकी? क्योंकि गोल्ड भी अगर आप देखें तो 47,500 वाला अभी 52 हाफ तक गया था, उसके बाद थोड़ा करेक्ट हो गया, बट 8-9 साल का व्यू देखें तो चला ही नहीं है। क्या आप ये इस तरह का नजरिया बना रहे हैं या नहीं, या और किसी तरीके से आप हेज करेंगे? तो आप अगर सबसे अच्छा तरीका जो है रिस्क ऑफ का है कि रिस्क ही को कम कर दें पोर्टफोलियो में, सबसे अच्छा तरीका वो है। क्योंकि जब भी आप उसको हेज करने के लिए कुछ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जैसे आप गोल्ड को बोल रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंटली उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका रिस्क को कम करने का आपके पोर्टफोलियो में यह है कि आप जो रिस्की एक्सपोजर्स हैं जैसे कि इक्विटी, वो उसको कम करें।
जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर जो डायल इन डायल आउट करते हैं वो तो बहुत कम कर रखे हैं पिछले 4-5 महीनों में रिस्क को। हम फिर से उसका उसका वेट करेंगे कि जब मार्केट्स में ब्रेक हो और मार्केट फिर से काफी सस्ते हों, तब हम एक्चुअली मार्केट में घुसेंगे। बट मेरा एडवाइस एक जनरल इन्वेस्टर को भी यही रहेगा कि आप अगर पिछले 2 सालों से 70-80% इक्विटी पे हैं, तो शायद ये समय जो है वो 50% या 40% इक्विटी का है। आप 50 में हैं तो शायद ये 25 का है। तो यानी कि रिस्क को कम करें, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो मुझे खतरा लगता है आपके ऑडियंस के लिए, और कई सारे जिन लोगों से मैं मिलता हूं, कि उन लोगों ने सबने तेजी के बाजार में जो है वो 5-7 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया है, जो शायद अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में। तो वहां पे आपको अंडरवेट होने की बहुत जरूरत है। इस वक्त ये जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो के इंडेक्साइज करें, यानी कि उन 5 स्टॉक्स से निकल करके आप ब्रॉड मार्केट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, किसी डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या फिर खुद निफ्टी को अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर दें। लेकिन जो इंडिपेंडेंट और जो इडियोसिंक्रेटिक जिनको बोलते हैं, मतलब माने कि ना 5-7 जो छोटी कंपनियों का पोर्टफोलियो अगर बना के रखे हैं क्योंकि आपको अच्छी लगती है, किसी ने बोला है कि आपको अच्छी लगती है, किसी ने टेक्निकली उसको सपोर्ट करने के लिए बोला है, इस तरह के पोर्टफोलियो को प्रैक्टिस ना करें। तो जनरली आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखें। और फाइनली गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा ऐसे समय में जब वॉर गेम्स हो रहे हों या फिर आपकी करेंसी की डिप्रिशिएट होने के जो प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा है, तो उस वक्त आप अपने पोर्टफोलियो में 5%, 7% के आसपास में गोल्ड को रख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है वो आपको कोई कूपन और बॉन्ड नहीं देता है, उसकी वजह से आप बहुत बड़ा पार्ट उसका पोर्टफोलियो में नहीं बना सकते। तो फिर इतने सारे पैसे का करेंगे क्या? क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इक्विटी भी कम करें, गोल्ड भी 5-7% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेरा नजरिया यह है अजय कि कुछ महीनों तक इस वक्त आप कैश में बैठें। कैश इतना बुरा चीज नहीं है जितना माना जाता है। आप एक ठीक ठाक सेविंग्स अकाउंट खोल दें, या कुछ फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी अब बढ़ रही हैं, या फिर फिक्स इनकम फंड्स जो हैं वो भी आपको आसानी से, मतलब 6-7% के आसपास में एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इन 5-7 महीनों आपको वेट करें, चीजों को सेटल होने दें, देखें कि हवा किस तरफ फाइनली जा रही है, क्रूड और ऊपर जा रहा है या सेटल हो रहा है, ये वॉर गेम्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, यूएस की कंडीशंस जो हैं वो फेड बहुत तेजी से बढ़ा रहा है या बहुत तेजी से नहीं बढ़ा रहा है। इन सब डेटा को लेकर के आप फाइनली डिसाइड करें कि उस कैश का क्या करना है। ठीक है। खैर, इस बीच मनीष, मैं आपसे कुछ एक और क्वेश्चन पूछूं। मैं 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जरा नोटिस करवाना चाहता हूं। पहले एक तो 16,400 हमने ब्रेक कर दिया, अब हम स्पॉट में 16,378 पे हैं और फ्यूचर्स में भी ब्रेक कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हुई है, टिपिकली हमारे पास प्रीमियम होना चाहिए था 50 पॉइंट का, लेकिन प्रीमियम सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का। ये बताता है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि जो तेजी से आने वाले लोग हैं वो अभी थोड़ा कम है। एक और इंपॉर्टेंट है वो इंडिया विक्स। आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखिए, शुरुआत में ये 5 से 6% ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ ना कुछ और सरप्राइज आपको देखने बाकी है। ये विक्स आपको ये इंडिकेट कर रहा है, अभी 29-30 के ऊपर आके विक्स चल रहा होगा। मनीष, एक क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने कहा कि ठीक है हमको कैश में बैठना चाहिए, कैश बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पता करना चाहूँ, जब भी मेरे को कैश अपना डिप्लॉय करना हो तो मैं शुरुआत में किससे करूँ, किस सेगमेंट से करूँ? मैं आईटी में थोड़ा बहुत पहले देखूँ, मैं थोड़ा एनर्जी बास्केट में देखूँ, मैं थोड़ा ओवरऑल मेटल्स में देखूँ, तो मेरा डिप्लॉयमेंट शुरू कब होगा और कहाँ से होना चाहिए? नहीं, बेसिकली एक आम इन्वेस्टर का जो इनिशिएशन होना चाहिए रिस्क को, वो जनरली इंडेक्स से होना चाहिए, है ना। तो पहला स्टेप हमेशा, अगर आपको रिस्क ऑन करना है, आप कैसे भी सेटअप में हो, तो पहला आपको व्यू लेना पड़ेगा कि आप ओवरऑल मैक्रो इतना सपोर्टिव हो कि आप ओवरऑल इंडाइसेस को अगर इन्वेस्ट कर सकें, तभी आपको अंदर मार्केट में घुसना चाहिए। क्योंकि आपके सारे तरह के सेक्टर्स हो, कंपनीज हो, सब में बेटा है, यानी कि सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जो निफ्टी के साथ में या S&P 500 के साथ में ऊपर और नीचे जाते हैं। तो जब तक वो स्थिति ना बने तब तक आप किसी चीज में नहीं इन्वेस्ट करें। लेकिन क्योंकि आप पर्टिकुलरली सेक्टर का व्यू पूछ रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 5 सालों में रिलेटिवली
शॉर्ट टर्म के अंदर 3 से 5 सालों में रिलेटिवली ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस जो है इंडिया का वो रिलेटिवली, और जो भी लेंडिंग बुक है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज नहीं, जो लेंडिंग बुक है फाइनेंस के पोर्टफोलियो में, जो कि बैंक्स हैं या कुछ एनबीएफसीज हैं, वो शायद बेहतर करें, क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज अभी इतने ब्रूज्ड नहीं हैं, उन बहुत ज्यादा एनपीएस नहीं है, और शायद हालांकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ मोस्ट प्रोबेबली 8-9-10% के आसपास ही होगी अगले 3 सालों में, लेकिन क्योंकि एनपीएस जो है वो पीछे हैं और अभी अगला साइकिल जब आएगा तब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली इंप्रूव होगी। तो एनर्जी और फाइनेंस, ये 2 सेक्टर्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ सालों में बेहतर करेंगे रिलेटिवली, जो हमारे पिछले साइकिल के फेवरेट्स रहे हैं, जैसे कि आईटी हो, फार्मा हो, या इस तरह के, और या फिर केमिकल्स हो, ये इस तरह के जो स्टॉक्स रहे हैं वो शायद अंडर परफॉर्म करेंगे। मॉर्निंग मनीष, एब्सोल्युटली। तो एनर्जी और फाइनेंस आपने बताया कि ये बेटर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, लेकिन ऐसे में क्या एक सही स्ट्रैटेजी ये भी होनी चाहिए, क्योंकि पता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है बाजार मार्केट्स पर, ग्लोबली है, जिस तरह से अब हो सकता है आने वाले क्वार्टर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी मार्जिन का प्रेशर जो ऑलरेडी दिख भी रहा है वो और इम्पैक्ट बड़ा होते हुए दिखाई दे। लेकिन क्या ऐसे सेक्टर्स और स्पेसेस को भी देखा जा सकता है जहाँ इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होगा, उन स्पेसेस पर में भी अपनी पोजिशन को बढ़ा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस इन्फ्लेशन का कॉर्पोरेट पे किस तरह का, कहाँ से प्रेशर आता है, खास करके जिन जगहों पे वेज प्रेशर से आपका ओवरऑल कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो वेज इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होकर के उनके मार्जिन्स को कंप्रेस करती है। तो आप जैसे कि माने कि जैसे एज ऑफ टुडे आईटी एक आपका बहुत फेवरेट है पूरे मार्केट का, तो वहां पे वेज इन्फ्लेशन सबसे जल्दी और सबसे तेजी से हिट करेगी। लेकिन अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, है ना, कोई जैसे माने कि कोई एल्यूमिनियम कंपनी है या फिर कोई रिफाइनिंग कंपनी है, वहां पे वेजेस एज ए प्रोपोर्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट काफी कम है, तो उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मार्जिन पे कंप्रेशन इतना नहीं आएगा। दूसरा ये कि जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, जैसे ट्रेडिंग कोई बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, वहां पे मार्जिन का काफी स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है इस ज्यादा भाव नहीं देने को तैयार है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो बीच के लोग हैं, है ना, वो वहां पे इस तरह हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल बंदे को जो बेचते हैं वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सके, तो वहां पे भी मार्जिन प्रेशर शायद कम आएगा, है ना। लेकिन ये सब जो है नुआंसेस हैं मैम, बेसिकली नीचे लेवल पे हो सकता है कि जो फंड मैनेजर को आमतौर पे हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना ही है, तो इस तरह से वो स्पेसेस को आइडेंटिफाई करे जहां पे मार्जिन प्रेशर कम आए। पर मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि अगले 2 सालों में जो पिछले 2 सालों के जो बहुत बड़े गेन्स थे मार्जिन में, यानी कि आप 5000 कंपनियों को अगर मैं ट्रैक करता हूं तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 14% से 18% हो गए, ऑपरेटिंग मार्जिन। वो हो सकता है कि अगले 2 सालों में वो ऑपरेटिंग मार्जिन फिर से घट करके 15 या 16 या शायद 14 पे पहुंच जाए, है ना। सो जो कोविड के बहुत बड़े गेन्स थे कॉस्ट के, वो धीरे धीरे अनवाइंड हो जाएंगे। और मेरा ये डर है कि मार्केट इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं है। मेरा ये डर है कि जो मार्केट ने पिछले 14 सालों में 2007-8 से 2022 तक अमूमन कुछ 9% का रिटर्न दिया है, तो हो सकता है कि अगले 10 सालों में भी मार्केट 10% का ही रिटर्न दे या उससे भी कम दे। क्योंकि आमतौर पे एक आदमी से अगर आप जो इक्विटी इन्वेस्टर उसको पूछेंगे, इंक्लूडिंग फंड मैनेजर्स को, तो वो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम आसानी से 15% 14% का रिटर्न दे देंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मिसमैच है कि प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक्स मार्केट की ग्रोथ के बीच में वर्सेस जो एक्सपेक्टेशन है आम आदमी की। ऑलराइट, ठीक है मनीष, इंटरेस्टिंग व्यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे और अपना ये व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैक्रो इन्वेस्टर मनीष दांगी जिनसे हम बात कर रहे थे, और वो अपना व्यू मार्केट्स पर उन सेक्टर्स पर बता रहे थे जहां इस साल परफॉर्म करने की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए ऑन द बेसिस